नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो जर्मनी के प्रोफेसर अल्फ्रेड वेगनर ने प्रतिपादित किया, इसके बारे में पढ़ेंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी प्रोपाउंडेड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड वेगनर। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, देखेंगे सारे पैरामीटर्स। ब्लैकबोर्ड पर मैंने पॉइंट्स डाला है, इन पॉइंट्स पर हम चर्चा करेंगे। जैसे इन्होंने टू केसेस को उठाया, दो संभावनाएं हो सकती हैं। देयर आर टू प्रोबेबिलिटी, टू टाइप ऑफ चेंजेस कैन बी हैपन, दो प्रकार के परिवर्तन हो सकते हैं। इसी प्रकार से मेन एस्पेक्ट ऑफ थ्योरी, सिद्धांत का मुख्य पक्ष क्या है, एक्चुअल ड्रिफ्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस। तो वास्तव में महाद्वीप और महासागर का क्या विस्थापन है, फिर ड्रिफ्टिंग फोर्सेस क्या हैं, क्यों विस्थापित हो रहे हैं। उसके बाद एविडेंसेस इन द एस्पेक्ट ऑफ थ्योरी, क्या साक्ष्य किया गया। और फिर देखेंगे इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया ऑफ द माउंटेन बिल्डिंग फॉर्मेशन के भी बारे में। नेक्स्ट स्टेप देखेंगे आइलैंड अर्थ और आइलैंड फिस्टॉन के भी बारे में बताया, जिसको हम लोग द्वीपीय चाप और द्वीपीय तोरण भी कहते हैं। और लास्ट में इनके थ्योरी का हम लोग मूल्यांकन करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे। तो ये बिंदु हैं हमारे डिस्कशन के, इन पर हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रोफेसर अल्फ्रेड वेगनर एक जर्मनी के फेमस क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे और साथ ही साथ वो जियोलॉजिस्ट भी थे। इट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि प्रोफेसर अल्फ्रेड वेगनर वाज अ फेमस क्लाइमेटोलॉजिस्ट एंड जियोलॉजिस्ट ऑफ जर्मनी। तो जर्मनी के वो प्रसिद्ध जलवायु वेत्ता और भूगर्भ शास्त्री थे। ही वॉज प्रोपाउंडेड हिज थ्योरी इन 1912 एडी। 1912 ईस्वी में उन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बट ड्यू टू द फर्स्ट वर्ल्ड वार, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध होने के कारण हिज थ्योरी वॉज नॉट पब्लिश्ड, हिज थ्योरी वॉज नॉट कम इन द लाइमलाइट। उनका जो सिद्धांत है, प्रथम विश्व युद्ध होने के कारण उनका सिद्धांत प्रकाशित नहीं हुआ या लोगों का ध्यान अट्रैक्ट नहीं कर पाया, जिसके कारण उनका जो थ्योरी है वो लाइट में 1920 में आया। 1920 ईस्वी में उनका सिद्धांत प्रकाशित हो गया, लोगों ने उसको जाना, क्या उन्होंने एक नया पैरामीटर सेट कर दिया विश्व के लिए। अब आते हैं हम लोग बेसिक चीज़ें हम लोग जान गए। इसके बाद अब देखते हैं इन रेफरेंस टू द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस, यानी महाद्वीप और महासागर के स्थिरता के संदर्भ में जो आज पोजीशन है, महाद्वीप और महासागर स्थिर थे या नहीं थे, इसके संदर्भ में उन्होंने अपने सिद्धांत को साबित करने का प्रयास किया। Means in reference to the stability of the continents and ocean, he propounded the drift theory। उन्होंने अपना महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया, यानी महाद्वीप और महासागरों के स्थिरता के संदर्भ में उन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया। उन्होंने माना कि देयर आर टू टाइप ऑफ चेंजेस, दो प्रकार के परिवर्तन हो सकते हैं। दो केसेस ले लिया, देयर आर टू सिचुएशंस, दो स्थितियां हो सकती हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने दो केसेस ले लिया, टू टाइप ऑफ चेंजेस को इंट्रोड्यूस किया। पहला चेंज क्या है, पहला केस उन्होंने क्या माना, उन्होंने माना कि द लैंड मास वाज स्टैटिक, यदि कॉन्टिनेंट स्थिर हो, स्टैटिक हो, इफ द लैंड मास वाज स्टैटिक एट वन प्लेस, एक स्थान पर अगर लैंड मास स्थिर हो, कोई बदलाव नहीं हो, देन द क्लाइमेटिक जोन्स हैव ड्रिफ्टेड। इसका मतलब है कि जलवायु कटिबंध है वही परिवर्तित हुआ होगा। तो इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं वो पहले केस में, यदि महाद्वीपीय भाग स्थिर हो तो इसका मतलब है कि जलवायु कटिबंध डिस्प्लेस हुआ होगा, स्थानांतरित हुआ होगा। बट दिस टाइप ऑफ ड्रिफ्टेड हैव नो एविडेंस, लेकिन इस तरह का ड्रिफ्ट का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। दूसरा केस में बात है, दूसरा केस उन्होंने क्या लिया, इफ द क्लाइमेटिक जोन
वाज स्टैटिक, यदि जलवायु कटिबंध स्थिर रहे हो, इट मीन्स कॉन्टिनेंट विल बी ड्रिफ्ट। इसका मतलब है इसका मतलब हम लोग ये समझ रहे हैं कि यदि जलवायु कटिबंध स्थिर रहे हो तो लैंड मास यानी भूखंड या महाद्वीप परिवर्तित हुए होंगे, डिस्प्लेस हुए होंगे, स्थानांतरित हुए होंगे। इट मीन्स लैंड मास हैव ड्रिफ्टेड। तो ये दो ही कंडीशन है इनके। ड्रिफ्ट हम लोग समझ गए। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, मेन एस्पेक्ट ऑफ थ्योरी। सिद्धांत का जो मुख्य पक्ष क्या है, उन्होंने माना, और मानने का आधार उनका क्या है? मानने का आधार उनका पैलियो क्लाइमेटोलॉजी है, पैलियो बॉटनी है, जियोफिजिक्स है, जियोलॉजी है। इन सबों के साक्ष्यों के आधार पर उन्होंने माना कि सभी भूखंड जो हैं एक दूसरे से कनेक्टेड थे, जिसको पैंजिया उन्होंने कहा कि सपोज ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस ऑफ पैलियोक्लाइमेटोलॉजी, पैलियोबॉटनी, जियोफिजिक्स, जियोलॉजी दैट ऑल द लैंड मास कनेक्टेड टू ईच अदर एज पैंजिया। तो ये बात हम लोग को समझ में आ गया। उन्होंने मान लिया पैलियोक्लाइमेटोलॉजी के हिसाब से, पैलियोबॉटनी के हिसाब से, जियोलॉजी के हिसाब से और जियोफिजिक्स के साक्ष्यों के आधार पर उन्होंने मान लिया कि सभी स्थलखंड जुड़े हुए थे और उन्हें पैंजिया कहेंगे। इन कार्बोनिफरस एज में ये सभी जुड़े हुए थे। ऑल कॉन्टिनेंट्स हैव कनेक्टेड टू ईच अदर एज पैंजिया इन द कार्बोनिफरस एज। तो कार्बोनिफरस एज में हम लोग को समझ में आ गया। ऑन दैट, उस पर पैंजिया पर लाई द एक्सटेंशन ऑफ ए स्मॉल इनर सी, यानी पैंजिया पर आंतरिक सागर का विस्तार था। तो ये भी पॉइंट्स हम लोग देखें कि पैंजिया के आंतरिक भाग में, पैंजिया में इनर सी थे, आंतरिक सागर का भी विस्तार था, यानी उस स्थलीय भूखंड पर आंतरिक सागर भी था। ये हम लोगों को पता चल गया। अराउंड द पैंजिया के चारों तरफ, अराउंड द पैंजिया देयर वाज बिग वाटर बॉडीज, जलीय भाग था, विस्तृत, पैंजिया के चारों तरफ विस्तृत जलीय भाग था। देयर वाज अ बिग वाटर बॉडी नॉन एज पैंथेलासा। वैज्ञानिक ने उसको पैंथेलासा कहा। जो पैंजिया के ऑल अराउंड चारों तरफ जल का मात्रा है उसको वैज्ञानिक ने पैंथेलासा कहा। ऑल कनेक्टेड पार्ट को पैंजिया कह दिया। पैंजिया के चारों तरफ जो जलीय भाग है उसको पैंथेलासा कहा। ये पता चल गया। नेक्स्ट पार्ट, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ पैंजिया, पैंजिया के उत्तरी भाग को लॉरेशिया कह दिया। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ पैंजिया नॉन एज लॉरेशिया। तो ये पैंजिया के उत्तरी भाग को लॉरेशिया कह दिया गया। उसमें कौन कौन से कॉन्टिनेंट आते हैं? तो उसमें नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, ये लॉरेशिया उत्तर में, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया। एंड द साउदर्न पार्ट ऑफ पैंजिया, पैंजिया के दक्षिणी हिस्से को नॉन एज गोंडवाना लैंड, उन्होंने गोंडवाना लैंड कहा। पैंजिया के जो साउदर्न पार्ट है, दक्षिणी भाग है, उसको गोंडवाना लैंड कहा। और गोंडवाना लैंड में कौन कौन सा भाग आता है? तो उसमें हम देखेंगे साउथ अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत जिसको हम लोग कहते हैं, और देखेंगे ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये सब गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। तो ऐसा उन्होंने बता दिया। फिर उन्होंने ये भी कहा कि देयर वाज 3 लेयर्स इन पैंजिया। पैंजिया में 3 लेयर भी थे, लेयर फॉर्म में थे, वर्टिकली। वो लेयर क्या था? सियल, अपर लेयर को कहते हैं, सीमा, इंटरमीडिएट लेयर मध्यवर्ती स्तर को कहते हैं, और आंतरिक हिस्से को निफे कहते हैं, इनर पार्ट को निफे कहते हैं। द अपर लेयर, अपर क्रस्ट नॉन एज सियार, इंटरमीडिएट जोन नॉन एज सीमा एंड द इनर पार्ट नॉन एज कोर। ये पार्ट हम लोग को पता चल गया। ये भी पॉइंट मैंने हमको समझा दिए। मेन एस्पेक्ट ऑफ थ्योरी ये थी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एक्चुअल ड्रिफ्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड ओशन। तो महाद्वीप और महासागरों का वास्तविक प्रवाह किस प्रकार से हुआ, इस पर हमारी डिस्कशन होगी। तो ये हम लोग देखेंगे कि इन कार्बोनिफरस एज में पैंजिया हैव स्प्लिटेड, पैंजिया टूट गया।
तो हम लोग देख रहे हैं ये स्प्लिट ऑफ पैंजिया, पैंजिया का विखंडन हैपन इन कार्बोनिफरस एज, कार्बोनिफरस युग में पैंजिया विखंडित हो गया। क्यों विखंडित हुआ? कोई फोर्स हुआ होगा। इन्होंने माना ड्यू टू ग्रेविटी एंड फोर्स ऑफ बायोन्सी। ये क्या है? गुरुत्व और प्लवनशीलता बल, जो तैराव, उसको हम लोग कहते हैं तैराव का नियम, पल्लवन का नियम, हिंदी में हम जानते हैं पल्लवन, फोर्स ऑफ बायोन्सी, फ्लोटिंग का नियम है। तो ड्यू टू ग्रेविटी एंड द फोर्स ऑफ बायोन्सी, गुरुत्व और प्लवनशीलता बल के कारण पैंजिया स्प्लिट इन टू पार्ट्स, पैंजिया दो भाग में टूट गया। यानी गुरुत्व और प्लवनशीलता, ग्रेविटी एंड फोर्स ऑफ बायोन्सी है ब्रोकन द पैंजिया, पैंजिया को तोड़ दिया इनटू टू पार्ट्स, दो भाग में। गुरुत्व और प्लवनशीलता बल के कारण पैंजिया दो हिस्से में टूट गया। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जाते हैं। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ पैंजिया, जो पैंजिया का उत्तरी हिस्सा है वो क्या कहला गया? नॉर्दर्न पार्ट ऑफ पैंजिया नॉन एज लॉरेशिया, जबकि हम लोग पहले भी जान चुके हैं अंगारा लैंड भी इसी को कहा जाता है, लॉरेशिया को। एंड द साउदर्न पार्ट ऑफ पैंजिया, पैंजिया का जो साउदर्न पार्ट है, दक्षिणी भाग है, वो क्या है? गोंडवाना लैंड हो गया, गोंडवाना लैंड हो गया। तो ये हम लोग को पता चल गया। नेक्स्ट अब देखते हैं द मिड रीजन ऑफ द बोथ पार्ट, यानी लरेशियन एंड गोंडवाना लैंड दोनों के बीच वाला भाग, द मिड पार्ट बिटवीन लारेशिया एंड गोंडवाना लैंड, दोनों के बीच वाला जो सेक्शन हो गया, चेंजेस एज टेथिस सी, टेथिस सी के रूप में परिवर्तित हो गया। एंड इट इज नॉन एज द ओपनिंग ऑफ टेथिस सी, और इस तरह से टेथिस सी का, इसको खुलना हिंदी में कहते हैं, इस तरह से टेथिस सी का निर्माण हो गया पैंजिया के स्प्लिट होने से। तो इस प्रकार से आप देख लिए कि ओपनिंग ऑफ टेथिस सी आल्सो हैपेंड ड्यू टू द ब्रोकन इन पैंजिया in as form of two parts, northern parts, southern part. Northern parts known as Laresia, southern part known as Gondwana land, and the mid section of these both lands changes as Tethys Sea, and this event known as the opening of Tethys Sea, इसे ही Tethys Sea का खुलना कहते हैं। तो ये भी पता चल गया। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। गोंडवाना लैंड ऑल्सो स्प्लिट इन जुरासिक एज, जुरासिक एज में गोंडवाना लैंड भी स्प्लिट हो गया, टूट गया। क्यों टूट गया? ड्यू टू द टाइडल फोर्स टूट गया वो, और ज्वारीय तरंगों के, ज्वारीय बल के कारण, ज्वारीय बल मून और सन के अट्रैक्शन के चलते होता है, सागर ये टाइडल फोर्स उत्पन्न होता है सागरीय जल पर। तो यहाँ पर बोल रहा है कि ड्यू टू द टाइडल फोर्स, ज्वारीय बल के कारण पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट सेपरेटेड फ्रॉम द गोंडवाना लैंड एंड ड्रिफ्टेड। तो ज्वारीय बल के कारण ड्यू टू द टाइडल फोर्स, पेनिनसुलर इंडिया, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका एक दूसरे से अलग, गोंडवाना लैंड से अलग होकर, एक दूसरे से अलग होकर प्रवाहित हो गए। तो ये हम लोग जान गए। नेक्स्ट देखिए, ऑन द सेम पीरियड, उसी समय नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द वेस्ट। उसी समय उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पश्चिम के तरफ ड्रिफ्ट हो गए, पश्चिम के तरफ प्रवाहित हो गए। और ये इसमें ये भी क्यों प्रवाहित हो गए? तो ज्वारीय बल के कारण, ये भी ड्यू टू द टाइडल फोर्स। टाइडल फोर्स के कारण ऑन द सेम पीरियड नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द वेस्ट ड्यू टू द टाइडल फोर्स। तो टाइडल फोर्स के कारण वो भी चले गए, अपना वेस्ट की तरफ वो चले गए। पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत, जहां हम लोग का देश वाला हिस्सा है, ड्रिफ्टेड टुवर्ड द नॉर्थवर्ड, उत्तर की तरफ प्रवाहित हो गया, ड्रिफ्ट कर गया। एंड फ्रॉम इंडियन ओशन, और हटने से उत्तर की तरफ वो जो मूव कर गया, मूव टुवर्ड द नॉर्थवर्ड, देन द स्पेस, द रिमेन स्पेस, जो अवशेष स्थान बच गया साउथ में, वो किसमें कन्वर्ट हो गया? इंडियन ओशन में कन्वर्ट हो गया, वो इंडियन ओशन बन गया। तो इंडियन ओशन क्यों बन गया? बिकॉज ऑफ द
मूवमेंट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया टुवर्ड द नॉर्थ, प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर की तरफ प्रवाहित हो जाने से हिंद महासागर का, इंडियन ओशन का निर्माण हो गया। तो ये हम लोग जान गए। नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द वेस्ट, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका पश्चिम की तरफ प्रवाहित हो गया, फॉर्म्ड अटलांटिक ओशन, और अटलांटिक ओशन को बना दिया। तो उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के पश्चिम की तरफ प्रवाहित होने से क्या बन गया? अटलांटिक ओशन बन गया। इट डू नॉट ड्रिफ्ट एज द इक्विमोशंस, समान रूप से दोनों महाद्वीप नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका नहीं मूव कर पाए। दैट्स वाई, यही कारण है, द शेप ऑफ ओशन इज इन एस फॉर्म, इंग्लिश का एस फॉर्म ऐसा। तो समान रूप से नॉर्दर्न अमेरिका और साउदर्न अमेरिका वेस्ट में ड्रिफ्ट नहीं किए, और जो अटलांटिक ओशन का शेप जो दिखता है वो इंग्लिश के एस शेप का दिखता है, इंग्लिश के एस वर्ड से मैच करता है। तो हम लोग यहाँ पर पा रहे हैं कि डू नॉट ड्रिफ्ट एज द इक्विमोशन, समान समरूप नहीं प्रवाहित हो रहे थे। यही कारण है कि दैट्स व्हाई द शेप ऑफ ओशन इज इन एस फॉर्म। तो ये हम लोग को पता चल गया। एंड इन द अटलांटिक ओशन मिड ओशनिक रीच आर देयर, अटलांटिक ओशन में आप देखेंगे उसके मध्य में मिड अटलांटिक रीच है, मध्य सागरीय कटक है। कटक का मतलब नैरो माउंटेन, सकरा पर्वत, तो अंदर से आ गया मलबा, मैग्मा वगैरह, मिड ओशनिक रीच बन गया। तो ये भी बात उन्होंने बता दिया। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं आर्कटिक ओशन के बारे में देखेंगे। फॉर्मेशन ऑफ आर्कटिक ओशन, आर्कटिक ओशन कैसे बन गया, और नॉर्दर्न पोलर सी कैसे बन गया। आर्कटिक ओशन को ही क्या कहते हैं? नॉर्दर्न, उत्तरी ध्रुवीय सागर, नॉर्दर्न पोलर सी। तो फॉर्मेशन ऑफ आर्कटिक ओशन और नॉर्दर्न पोलर सी हैपन ड्यू टू द रिमूविंग ऑफ कॉन्टिनेंट पार्ट्स फ्रॉम द नॉर्दर्न पोल। तो उत्तरी ध्रुव के पास से महाद्वीपीय विस्थापन के कारण, महाद्वीपों के साउथवर्ड प्रवाह के कारण, दक्षिण के तरफ प्रवाह के कारण जो वहां वैकेंट प्लेस मिल गया, वहां पर पैंथेलासा का यानी जलीय भाग वहां जमा हो गया और आर्कटिक ओशन बना दिया। तो ये भी क्लियर हो गया। फॉर्मेशन ऑफ आर्कटिक ओशन और नॉर्दर्न पोलर सी फॉर्म ड्यू टू द रिमूविंग ऑफ कॉन्टिनेंटल पार्ट्स फ्रॉम द नॉर्दर्न पोल। उत्तरी ध्रुव से महाद्वीपीय हिस्से के हटने के कारण नॉर्थ पोल पर क्या हो गया? नॉर्थ आर्कटिक के ओशन का निर्माण हो गया, नॉर्थ पोल सी का निर्माण हो, नॉर्थ पोल ओशन का निर्माण हो गया। तो ये हम लोग को पता चल गया। नेक्स्ट देखें, ड्यू टू द इंक्रोचमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स ऑफ मेनी डायरेक्शन ऑन पैंथेलासा, पैंथेलासा पर कई दिशाओं से महाद्वीपों के अतिक्रमण के कारण, इंक्रोचमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स, ये कारण कहां पर? ऑन द पैंथेलासा, पैंथेलासा पर, इन मेनी डायरेक्शन, बहुत डायरेक्शन से, बहुत दिशा से, चारों तरफ। तो इंक्रोचमेंट हुआ, इट बिकम द नैरो इन साइज, पैंथेलासा का आकार में कमी हो गई, छोटा हो गया, एंड द रिमेन्स बिकम पैसिफिक ओशन। तो बताया जा रहा है इस पॉइंट में ये कि जो महाद्वीपों का प्रवाह हुआ, कभी नॉर्थवार्ड हो रहा, कभी साउथवार्ड हो रहा, कभी वेस्टवार्ड हो रहा, इस तरह से महाद्वीपों का जो प्रवाह हुआ उससे पैंथेलासा पर अतिक्रमण होने लगा, और पैंथेलासा पर अतिक्रमण जो हुआ उसका जो शेष भाग बचा, इंडियन ओशन बनने के बाद, आर्कटिक ओशन बनने के बाद, अटलांटिक ओशन बनने के बाद, जो शेष भाग बचा पैंथेलासा का, वह पैसिफिक ओशन में बदल गया। जो कि हम लोग जानते हैं पैसिफिक ओशन 1/3 पार्ट ऑफ द अर्थ है, पृथ्वी का 1/3 हिस्सा कवर किए हुए। Thus, the distribution of land and water was completed till Pliocene age. Pliocene age तक, प्लायोसीन युग तक लैंड एंड वाटर का जो प्रेजेंट डिस्ट्रीब्यूशन है, वर्तमान जो वितरण है, वह पूरा हो चुका है। तो ये हम लोगों को पॉइंट्स पता चल गया। मेन एस्पेक्ट हम लोग का एक्चुअल ड्रिफ्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन हम लोगों ने देख लिया। हम लोग देख लिए कि कैसे निर्माण हुआ, हम लोगों ने ये पाया
किस तरह से भारत के उत्तर के प्रभावित होने से इंडियन ओशन का निर्माण हो गया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, वेस्ट में ज्वारीय बल के कारण, टाइडल फोर्स के कारण वेस्ट में गए तो अटलांटिक ओशन का निर्माण हुआ, उसमें मिड ओशनिक रीज, मैग्मा वाले आने से मिड ओशनिक रीज भी बन गया, नॉर्दर्न वाले से नॉर्दर्न पोल के तरफ महाद्वीपों का साउथ ड्रिफ्ट होने के चलते वहां पर अटलांटिक ओशन भी बन गया। तो इस तरह से हम लोग सारे ओशंस को भी देख लें। इंक्रोचमेंट ऑन पेंथलासा जो हुआ उससे प्रशांत महासागर बन गया, और हम लोग ये भी देख लें कि जुरासिक एज में गोंडवाना लैंड कैसे स्प्लिट होकर टूटकर जुरासिक एज में कैसे ये बन गए, कैसे गोंडवाना लैंड का टूटकर साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका ये कैसे कैसे बने, ये सब भी हम लोगों ने देखा। और उसी टाइम में हम लोग देखेंगे साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप वगैरह एक दूसरे से टूटकर अलग अलग चले गए। और हम लोगों ने ये भी बात किया कि कार्बोनिफरस एज में पैंजिया भी स्प्लिट हो गया, और उसके लिए दो बल थे, ग्रेविटी और फोर्स ऑफ बायोंसी। ये सब हम लोगों ने देख लिया। एक्चुअल ड्रिफ्ट हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं ड्रिफ्टिंग फोर्स क्या है, प्रवाह के बल क्या है। तो प्रवाह का अगर आप बल देखिएगा तो दो प्रकार का बल है, एक है ग्रेविटी, गुरुत्व, और दूसरा है ग्रेविटी एंड फोर्स ऑफ बायोंसी जो हम लोगों ने अभी चर्चा कर दिया, पैंजिया को जो तोड़ा था। एक तो बल ये हो गया, यानी एक गुरुत्व और प्रवणशीलता बल है, एक ये बल है ड्रिफ्टिंग फोर्स। ये आपने पढ़ लिया कि ड्रिफ्ट टुवर्ड्स इक्वेटर, इक्वेटर के तरफ जो ड्रिफ्ट हुआ, भूमध्य रेखा के तरफ जो प्रवाह हुआ, उसका मूल वजह क्या है, ड्यू टू द ग्रेविटी एंड फोर्स ऑफ बायोंसी। गुरुत्व और प्लवनशीलता बल के कारण भूमध्य रेखा के तरफ प्रवाह हुआ, एक बल ये पता चल गया। दूसरा बल जो है वो टाइडल फोर्स है। दूसरा फोर्स जो आप देख रहे हैं वेस्टवार्ड हो गया, या गोंडवाना लैंड तोड़कर नॉर्थवार्ड भी डिस्प्लेस किया था। तो ये इसके लिए जो मेन फैक्टर है वो टाइडल फोर्स है। तो यानी दूसरा बल ज्वारीय बल है, ज्वारीय बल के कारण वेस्टवार्ड और नॉर्थवार्ड भी मूवमेंट हुआ है। तो ड्यू टू ड्रिफ्ट टुवर्ड द वेस्टवार्ड एंड आल्सो इन द नॉर्थवार्ड ऑफ द कॉन्टिनेंट ड्यू टू द टाइडल फोर्स इंड्यूस्ड बाय सन एंड मून। हम लोग जानते हैं सन एंड मून के चलते टाइडल फोर्स उत्पन्न होते हैं। तो ड्रिफ्टिंग फोर्स भी आपको पता चल गया कि दो प्रकार का होता है, गुरुत्व और प्लवनशीलता बल, और दूसरा है ज्वारीय बल। यही दो बल इनके आधार है बिगनर के कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के लिए। नेक्स्ट अब आइए एविडेंसेस पर बात करते हैं। यहाँ पर साक्ष्य, सिद्धांत का साक्ष्य क्या है, इस पर हम लोग बात करें। तो एविडेंसेस इन द एस्पेक्ट ऑफ थ्योरी हम लोग अगर देखें तो आप देखेंगे कि ज्योग्राफिकली यूनिफॉर्मिटी फाउंड टू द कोस्टल एरिया ऑफ अटलांटिक ओशंस। ज्योग्राफिकली भौगोलिक रूप से अगर हम लोग अटलांटिक ओशन के दोनों तरफ के कॉन्टिनेंट को देखें, हम लोग देखें दक्षिण अमेरिका को और हम लोग देखें अफ्रीका को, तो दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका अफ्रीका में फिट बैठता है, जिग्सा फिट होता है, इसको जिग्सा फिट कहते हैं। दक्षिण अमेरिका का, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का आप ईस्टर्न सेक्शन ले लीजिए और अफ्रीका का वेस्टर्न सेक्शन ले लीजिए, वो फिट बैठता है, जिग्सा फिट होता है। तो ज्योग्राफिकली यूनिफॉर्मिटी फाउंड टू द कोस्टल एरिया ऑफ अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन के तटीय क्षेत्र में भौगोलिक समरूपता पाया जाता है। भौगोलिक समरूपता आपको मिलेगा, एक दूसरे में फिट हो जाता है। इट इज नोन एज जिग्सा फिट। तो पहला ही एविडेंस है जिग्सा फिट, आपका कीवर्ड्स हो गया, कीवर्ड्स आपका जिग्सा फिट हो गया। और इसमें आपको लिखना है कि ज्योग्राफिकली यूनिफॉर्मिटी, भौगोलिक समरूपता मिलता है, जिससे अटलांटिक महासागर के दोनों तटों के जो महाद्वीप हैं एक दूसरे में फिट हो जाते हैं, जिसको जिग्सा फिट कहते हैं। एक पता चल गया। सेकंड पॉइंट, कैलिडोनियन एंड हर्सिनियन माउंटेन सीरीज, कैलिडोनियन और हर्सिनियन पर्वत श्रेणी इक्वली फाउंड इन द बोथ कोस्टल एरिया ऑफ अटलांटिक ओशन। तो अटलांटिक ओशन के तटीय क्षेत्र में समान रूप से
समान रूप से मीन्स अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका दोनों की तरफ, अफ्रीका के पश्चिमी भाग वेस्ट पार्ट, साउदर्न अमेरिका के ईस्टर्न पार्ट में, दोनों में कैलिडोनियन और हर्सिनियन युग के पर्वत श्रेणी मिलते हैं। तो ये भी एक पॉइंट्स मिल गया। नेक्स्ट, इक्वलिटी फाउंड ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ बोथ कोस्टल एरिया, तटीय क्षेत्र के जो संरचना है, चट्टानों का जो संरचना है वहां भी समता दिखता है, इक्वलिटी मिलता है, यानी दोनों तटों के चट्टानों के संरचना में भी समरूपता मिलता है। इक्वली फाउंड ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स ऑफ द बोथ कोस्टल एरियाज ऑफ अटलांटिक ओशन। नेक्स्ट, इक्वलिटी ऑफ फॉसिल्स, जीवाश्म का देखेंगे, जीवाश्म का पाए जाने का भी क्षमता मिलता है आंध्र महासागर के अटलांटिक ओशंस के दोनों तटों पर। तो इक्वलिटी ऑफ फॉसिल फाउंड इन द रॉक ऑफ बोथ कोस्टल एरियाज ऑफ अटलांटिक ओशंस। तो अटलांटिक ओशन के तटीय क्षेत्र के दोनों तरफ जीवाश्म में भी, फॉसिल में भी समरूपता मिलता है। तो ये भी पता चल गया। नेक्स्ट देखिए, ग्रीनलैंड जो हम लोग का आइलैंड है, कनाडा के पास है। ग्रीनलैंड ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द वेस्टवर्ड, ग्रीनलैंड पश्चिम की तरफ विस्थापित हो रहा है 20 मीटर पर ईयर्स। ग्रीनलैंड ड्रिफ्टेड टुवर्ड द वेस्टवर्ड एट द रेट ऑफ 20 मीटर पर ईयर्स रेगुलरली आफ्टर 1930s। देयर इज नो एविडेंस फॉर द ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स द वेस्ट। तो यहाँ पर यह पता चल रहा है कि ग्रीनलैंड पश्चिम के तरफ 20 मीटर प्रति वर्ष की दर से विस्थापित हो रहा है। 1930 के बाद इनके विस्थापन का कोई साक्ष्य नहीं मिल रहा। देयर इज नो एविडेंसेस फॉर द ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स द वेस्ट ऑफ द ग्रीनलैंड फ्रॉम 1930 से। तो ये हमको पता चल गया। नेक्स्ट देखिए, इन द नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ स्कैंडिनेविया के उत्तरी भाग में लिविंग एनिमल मूव वेस्टवर्ड। स्कैंडिनेविया के उत्तरी भाग में लिविंग नामक एक जंतु है, लिविंग एनिमल है, पश्चिम की तरफ जाता है, मूव वेस्टवर्ड, पश्चिम की तरफ जाता है, एंड ड्रॉन इन दैट, और डूब जाता है, सिंक इन द ओशन, समुद्र में डूब जाता है। क्यों? क्योंकि उसका नेचर है एनिमल का, वो जान रहा है कि पश्चिम में लैंड होगा, लेकिन बिहेवियर में लैंड तो टूट गया है, लैंड हट गया है, ड्रिफ्ट हो गया है, और वो लिविंग जंतु सागर में जाकर डूब जा रहा है। एनिमल का जो हैबिट होता है वही काम करता रहता है। इस प्रकार से लिविंग जंतु का पश्चिम की तरफ जाना और जलमग्न होना भी वेगनर ने अपने एविडेंसेस में जोड़ लिया, साक्ष्य में जोड़ लिया। नेक्स्ट अब देखिए, ग्लोसोप्टेरिस वेजिटेशन। ग्लोसोप्टेरिस एक वनस्पति है, इज फाउंड पाया जाता है, ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति पाया जाता है इन इंडिया, साउथ अफ्रीका, फॉकलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। तो ये सभी महाद्वीप, सभी देशों में, इंडिया में आप देख रहे हैं, साउथ अफ्रीका में, फॉकलैंड में, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका में ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति का पाया जाना शो करता है, एक्सप्लेन करता है अबाउट द ऑल पोर्शन ऑफ कॉन्टिनेंट्स कनेक्टेड टू ईच अदर। शो करता है, इट एक्सप्लेन करता है, व्याख्या करता है, या बताता है कि कॉन्टिनेंट का सभी हिस्सा एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तो ये भी आपको इंडिया के बारे में ग्लोसोप्टेरिस भी बता देता है। नेक्स्ट, ग्लेशियलाइजेशन, हिमानीकरण। हिमानीकरण भी एक मेजर पॉइंट है। ग्लेशियलाइजेशन ऑफ कार्बोनिफरस एज, कार्बोनिफरस युग का जो हिमानीकरण है, ये भी हम लोगों को एक साक्ष्य देता है। कार्बोनिफरस एज ऑफ ग्लेशियलाइजेशन ऑफ कार्बोनिफरस एज कैन पॉसिबल, हो सकता है। कार्बोनिफरस युग का हिमानीकरण संभव हो सकता है। कौन सा केस में हो सकता है? इन ब्राजील, फॉकलैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, पेनिनसुलर इंडिया, इन सभी में ग्लेशियलाइजेशन हो सकता है when all land parts, सभी महाद्वीपीय हिस्से was connected to each other, एक दूसरे से कनेक्टेड हो
थे, कनेक्टेड अगर होंगे तभी ग्लेशियलाइजेशन का हो सकता है। एंड द साउदर्न पोल वाज एट डरबन, और डरबन में उनका साउथ पोल होना चाहिए, ऐसा बताया इन्होंने कि देखिए हिमानीकरण जो पाया जा रहा है ब्राजील में, इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में, अंटार्कटिका में, फॉकलैंड में, साउथ अफ्रीका में, ये सब जो हिमानीकरण मिल रहे हैं वर्तमान में, ये क्षेत्र गर्म वाले क्षेत्र में है और फिर भी वहाँ ग्लेशियलाइजेशन पीरियड के रॉक्स मिल रहे हैं, हिमानीकरण के रॉक्स पाए जा रहे हैं। अगर ये पाया जा रहा है और वहाँ ग्लेशियलाइजेशन है नहीं, वर्तमान में हिमानी नहीं पाई जाती है, फिर भी मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि यह कभी एक साथ कार्बोनिफरस एज में एक साथ लगे होंगे और उस समय ठंडा होगा, ग्लेशियर होगा और तभी उस समय का रॉक्स बना होगा और इस कार्बोनिफरस एज में वो सभी कनेक्टेड थे। तो ये भी एक एविडेंस मिल गया। इस तरह से हम लोग 8 बिंदु एविडेंसेस का भी चर्चा कर ली। तो एविडेंसेस ही खत्म हो गया। अब हम लोग आते हैं वेगनर ग्रीडी हो गए, लालची हो गए, अपने सिद्धांत को और भी सोचा कि और मैं भी समझा दूं। इस संदर्भ में आप देखेंगे माउंटेन बिल्डिंग के बारे में उन्होंने बात किया। देखेंगे ही वाज ऑल्सो फोकस्ड, उन्होंने प्रकाश डाला ऑन द ओरिजिन ऑफ फोल्डिंग ऑफ माउंटेन्स। तो फोल्डिंग माउंटेन कैसे बना, कैसे उत्पत्ति हुआ, उस पर भी उन्होंने फोकस कर दिया। वे नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स वेस्टवर्ड, जब उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका पश्चिम की तरफ ड्रिफ्ट किया ड्यू टू द हर्डल पुट बाय सीमा ऑन सियाल। तो क्या हुआ, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका जब पश्चिम की तरफ प्रवाहित हो रहा था तो सीमा द्वारा सियाल पर रुकावट डाला गया, हर्डल डाला गया, ऑब्जेक्शन डाला गया, ऑब्स्टेकल डाला गया। तो जो ये रुकावट डाला गया उससे क्या हुआ, द वेस्ट मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट का पश्चिमी किनारा जो है वह क्या हो गया, बिकम फोल्डेड, वलित हो गया, पश्चिमी किनारा उसका वलित हो गया एंड चेंजेज एज रॉकी एंड डेंडिज माउंटेन्स। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि चूंकि पश्चिम की तरफ नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका जा रहा था, उसका जो वेस्ट वाला पार्ट है उस पर सीमा के द्वारा सियाल पर रुकावट डाला गया। सियाल मतलब अपर पोर्शन, सीमा मीन्स उसके डाउन पोर्शन में सीमा ने सियाल पर ऑब्जेक्शन डाल दिया, जिससे उसका वेस्ट किनारा वो हो गया, फोल्डेड हो गया। और इस तरह से ऐसे ही उन्होंने और बताया कि यूरेशिया, अफ्रीका एंड पेनिनसुलर इंडिया मूविंग टुवर्ड द इक्वेटर। यूरेशिया, अफ्रीका और भारत ये मूविंग टुवर्ड द इक्वेटर के तरफ दोनों, यूरेशिया साउथवर्ड आ रहा है और इंडिया अफ्रीका नॉर्थवर्ड जा रहा है। तो इस तरह से मूविंग करने से क्या हुआ, डेब्रिस ऑफ टेथिस सागर का जो मलबा था, डेब्रिस ऑफ टेथिस सी चेंजेज एज अल्पाइन सीरीज ऑफ माउंटेन। तो आप देखेंगे टेथिस सागर का मलबा जो है अल्पाइन श्रेणी का पर्वत निर्माण कर दिया। हिमालय भी हम लोग का अल्पाइन श्रेणी का पर्वत है, टर्सरी एज का वो पर्वत है। इसी तरह से आप सहारा में एटलस भी देखेंगे उसी का है। ऐसे यूरोप में एल्बुर्ज वगैरह भी सब अल्पाइन फॉरेस्ट का ही हम देखेंगे, अल्पाइन सीरीज का ही देखेंगे पर्वत श्रेणी। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं इन्होंने फोल्डिंग माउंटेन्स पर भी एक्सप्लेन कर दिया। अब हम लोग आते हैं आइलैंड आर्क्स। आइलैंड आर्क्स के बारे में, द्वीप के बारे में हम लोग पढ़ लें। द्वीप समूह पर भी इन्होंने फोकस कर दिया। द्वीपीय चाप और तोरण, आइलैंड फिस्टोन पर भी इन्होंने डिस्कस किया और बताया कि आइलैंड का जो ओरिजिन है या ओरिजिन ऑफ आइलैंड फिस्टोन है, तोरण की उत्पत्ति है, द्वीपीय चाप और तोरण की जो उत्पत्ति है वह कॉन्टिनेंट के ड्रिफ्टिंग में लेजीनेस के चलते है। यानी जो महाद्वीपीय भाग विस्थापित हो रहा था उसमें
वह उसका कुछ हिस्सा उसका साथ नहीं दे पाया, और साथ नहीं दे जाने से वो छूट गया पीछे, और जो पीछे छूट गए, जो मेन पार्ट्स का साथ नहीं दिए, पीछे छूट गए, वह आइलैंड ऑक्स में बदल गए या आइलैंड कीस्टोन में बदल गए। तो इस तरह से इन्होंने इस पर भी बताया, और बताया कि ओरिजिन ऑफ आइलैंड ऑक्स और आइलैंड कीस्टोन वाज द रिजल्ट ऑफ द लेजीनेस ऑफ द ड्रिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स। महाद्वीपों के विस्थापन में सुस्ती का मतलब कि कुछ भाग उसका साथ नहीं दे पाया, पीछे छूट गया। When the land part of Asian continents moved toward the westwards, वेस्टवार्ड जा रहा था, पश्चिम के तरफ जा रहा था। एशिया कॉन्टिनेंट का भी भाग जब पश्चिम की तरफ जा रहा था, उसका कुछ भाग छूट गया, तो वो आपको क्यूराइल रीफ बन गया। और तमाम साउथ ईस्ट एशिया में बहुत सारे आप आइलैंड देखेंगे, मेन पार्ट का साथ नहीं दे पाया। ऐसे ही अमेरिका के साइड में भी देखेंगे, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, जब वेस्ट की तरफ जा रहा था, बहुत सारे पार्ट साथ नहीं दिए, वेस्ट इंडीज जैसे बहुत सारे आइलैंड्स बन गए। तो इस तरह से इन्होंने प्रकाश डाला कि when the land part of Asia continent moved toward the westward, some part of land have not drifted like the mainland जैसा वो ड्रिफ्ट नहीं किए, and left behind, पीछे छूट गए, लाइक सखालिन, क्यूराइल, जापान, फिलीपाइंस, ये सब द्वीप बन गए, आइलैंड बन गए। इसी तरह से नॉर्थ अमेरिका ड्रिफ्टेड टुवर्ड द वेस्ट, एंड some part of the land have left behind from the mainland and converted as island in the at the present time. If we look, we can find various island in the western part, in the eastern part of North America, South America, as West Indies, Cuba, तो बहुत सारा आपको वहाँ पर आइलैंड, होंडुरास, तो तमाम आइलैंड्स वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। अब हम लोग लास्ट में आते हैं इवैल्यूएशन पर। वेगनर की थ्योरी को हम लोग इवैल्यूएट कर लें। तो इस पर अगर आप देखिए, उन्होंने शुरू में क्या कहा, द इंड्यूस्ड फोर्स वाज नॉट सफिशिएंट फ्रॉम द ड्रिफ्ट ऑफ कॉन्टिनेंट। उन्होंने दो बल लिया था, एक गुरुत्व बल और प्लवनशीलता को लिया, गुरुत्व और प्लवनशीलता को, दूसरा टाइडल फोर्स को लिया था। ये कॉन्टिनेंट के ड्रिफ्ट के लिए पर्याप्त नहीं है। तो ये पहला पॉइंट पता चल गया, द इंड्यूस्ड फोर्स वाज नॉट सफिशिएंट फॉर द ड्रिफ्ट ऑफ कॉन्टिनेंट। सेकेंड पॉइंट पर आते हैं, ड्यू टू टाइडल फोर्स, माना गया कि ज्वारीय बल जो है, जो कि हम लोग जानते हैं मून और सन के द्वारा उत्पन्न होते हैं, इसके कारण बताया गया कि ज्वारीय बल के कारण कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट किया टुवर्ड्स द वेस्ट। तो ये ऐसा बताया गया, लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब द फोर्स वाज मोर देन 9 into 10 to the power 10 टाइम फ्रॉम द प्रेजेंट। यानी जो टाइड फोर्स होता है उससे वो 9 into 10 to the power 10 गुना ज्यादा रहना चाहिए, तब ऐसा ड्रिफ्ट संभव है। ये पता चल गया। नेक्स्ट, इस पे और हम लोग देखेंगे कि यदि यह बल मौजूद होता, इफ द अमाउंट ऑफ फोर्स वाज एट अवेलेबल, अगर अवेलेबल होता उस समय, द टाइम ऑफ ड्रिफ्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट पार्ट्स का जो प्रवाह का जो समय है वाज फिनिश जस्ट इन 1 year। अगर इतना बल मौजूद होता, 9 into 10 to the power 10 टाइम्स अगर टाइडल फोर्स अगर उस समय इंड्यूस हुआ होता, उत्पन्न हुआ होता, तो जो कॉन्टिनेंट का ड्रिफ्टिंग है वह एक ही साल में कंप्लीट हो जाता, समाप्त हो जाता। फिर ड्रिफ्ट नहीं होता, लेकिन प्रेजेंट में भी ड्रिफ्टिंग होता है। तो ये आलोचना हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स के कारण उन्होंने क्या बता दिया था कि इक्वेटर के तरफ ड्रिफ्ट होता है, लेकिन ये जान लीजिए कि गुरुत्व बल के कारण कोई वस्तु खींच के आ जाएगा, वो और पेंजिया बन जाएगा, ना कि पेंजिया स्प्लिट होगा। ड्यू टू द ग्रेविटी फोर्स वाज नॉट अलाउड द ड्रिफ्ट ऑफ कॉन्टिनेंट। ग्रेविटी फोर्स कॉन्टिनेंट को प्रवाहित करने को परमिशन नहीं देगा, प्रवाहित नहीं करने देगा।
बट द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व बल के प्रभाव के कारण ऑल लैंड मास, सभी महाद्वीपीय हिस्सा कनेक्टेड टू ईच अदर, एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। यानी गुरुत्व बल अलग नहीं करता है, बल्कि गुरुत्व बल सभी लैंड मास को कनेक्ट कर देता है, एक साथ इकट्ठा कर देता है। तो फेल हो गए बिगिनर साहब, गुरुत्व बल का जो आधार लिए थे आधार ही फेल हो गया, टाइडल फोर्स भी कट गया। नेक्स्ट देखिएगा, इन द फर्स्ट स्टेज, पहली बार में उन्होंने ये माना था कि सियाल सीमा पर फ्लोट करता है। इन द फर्स्ट स्टेज ही टोल्ड अबाउट सियाल फ्लोटिंग ऑन सीमा, सियाल जो है सीमा पर तैरता है। पहले ये बताया कि फ्लोटिंग सियाल ऑन सीमा, सियाल सीमा पर तैर रहा है। आफ्टर द टाइम ऑफ माउंटेन बिल्डिंग के समय उन्होंने क्या बता दिया कि सीमा पुट हॉर्डल ऑन फ्लोटिंग ऑफ सियाल, सीमा जो है सियाल के तैराव पर ऑब्जेक्शन करता है, रुकावट डालता है, जिससे पश्चिमी किनारा जो है क्या हुआ, माउंटेन में बदल गया, फ्लोटिंग माउंटेन में बदल गया। तो ये भी अब नहीं बातों में कट गए। पहले तो बता दिए कि सियाल सीमा पर तैरता है, बाद में बता दिए कि सीमा हॉर्डल उत्पन्न करता है सियाल पर, तो भी कट गया। नेक्स्ट देखिएगा, जिग्सा फीट कुड नॉट बी हैपन इन द बोथ कोस्टल एरिया। तो जिग्सा फीट पूर्ण रूपेण नहीं होता। जिग्सा फीट आप देखेंगे अटलांटिक ओशन के दोनों तटीय भागों में कंप्लीटली नहीं होता, हाँ होता है लेकिन कंप्लीटली नहीं होता। तो हालांकि ये बहुत ज्यादा आलोचना का बिंदु नहीं है, हो रहा है बदलाव तो होगा। तो ये कोई बहुत ज्यादा मेरे समझ से ये जिग्सा फीट को तर्क देना बहुत उचित नहीं है, फिर भी कंप्लीट नहीं है, लेकिन ये आलोचना का बहुत बड़ा फैक्टर मेरे समझ से नहीं लग रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ बोथ कोस्टल एरिया वाज नॉट कंप्लीटली सिमिलर। तो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें, उनकी चट्टानों का भौगोलिक संरचना को देखें, तो वह भी पूर्ण रूपेण सही नहीं मिलता। तो चेंज हुआ होगा, चेंज हो भी सकता है, लॉन्ग पीरियड में होता है भाई। नेक्स्ट देखिएगा, ये भी मतलब बहुत प्रभावी कैद नहीं है स्ट्रक्चर पर भी, फिर भी है। बिफोर द कार्बोनिफरस एज, ये बहुत मायने का पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा। कार्बोनिफरस युग के पहले पैंजिया किस बल के द्वारा स्थिर था, इस पर इन्होंने कुछ नहीं बताया, ये प्लेट टेक्टोनिक्स बताएगा। बिफोर द कार्बोनिफरस एज, ये आलोचना का बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कार्बोनिफरस युग के पहले पैंजिया किस बल के कारण स्थिर था। बिफोर द कार्बोनिफरस एज पैंजिया वाज स्टैटिक बाय व्हिच फोर्स, कौन सा बल उनको स्थिर रखा हुआ था। तो यहाँ पर ये भी फेल हो जाते हैं। He was not nicely explained about the direction and date of dating. उन्होंने महाद्वीपों के प्रवाह होने के तिथि पर और उसके दिशा पर भी प्रकाश नहीं डाला क्लियरली। बस दो ही डेट एक दिखता है, एक कार्बोनिफरस दिखता है, एक जुरासिक एज दिखता है, बाकी कोई एज दिखता नहीं। तो इस तरह से इन्होंने नाइसली अच्छे ढंग से दिशा और डेट पर महाद्वीपों के प्रवाह के संदर्भ में प्रकाश नहीं डाला, और इस तरह से